एपिसोड 261 टू 270। अध्याय 261। एक पृथ्वी संत गुरु की हत्या। डिंग, लाइट विंड स्वॉर्ड और कुल्हाड़ी हवा में टकराई और एक जोरदार आवाज हुई जिससे ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और उनके चारों ओर की बारिश हर दिशा में बिखर गई। जैसे ही दोनों पवित्र हथियार अलग हुए, जियान चेन का शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। आखिरकार कुलपति की तुलना में उसकी शक्ति बहुत कम थी। नीले और बैंगनी रंग की तलवार की ऊर्जा उसके आक्रमण को तो बढ़ा सकती थी, लेकिन उसकी पवित्र शक्ति को नहीं बढ़ा सकती थी। कुलपति के साथ इस क्षणिक संपर्क से जियान चेन के आंतरिक अंगों को इतना गहरा आघात लगा कि उसे लगा जैसे वह खून की उल्टी कर रहा हो। एक पृथ्वी संत गुरु और एक महान संत गुरु के बीच का अंतर उतना ही विशाल था जितना कि अनंत आकाश। युद्ध कौशल भी इस अंतर को कम करने में किसी भी तरह से सहायक नहीं था। यदि जियान चेन ने अपने आंतरिक शरीर को कई गुना मजबूत न किया होता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। शिया वंश के मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया और वह एक पल के लिए कांप उठे। फिर एक गंभीर नजर और हल्की सी गुर्राहट के साथ उनके होठों से खून की एक पतली बूंद रिस उठी। कुलपिता सदमे से भर उठे जब उन्होंने अपने पवित्र हथियार को निरीक्षण के लिए उठाया। बाहर घोर अंधेरा होने के बावजूद पवित्र हथियार के साथ अपने गहरे और व्यक्तिगत संबंध के कारण वे महसूस कर सकते थे कि उनके पवित्र हथियार के ब्लेड पर उंगली के आकार का एक निशान था। ये कैसे संभव है? उस व्यक्ति ने घोर अविश्वास से कहा। इस समय उसका दिल बुरी तरह घबरा गया था। उसके चेहरे पर अब शांति नहीं बल्कि सदमे के भाव थे। वह पृथ्वी संत मास्टर स्तर का विशेषज्ञ था और उसके पास एक अद्वितीय शक्ति से लैस संत हथियार था। ये कहा जा सकता है कि स्वर्ग संत मास्टर स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति बिना किसी युद्ध कौशल का उपयोग किए उसके संत हथियार को जरा भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। ठीक इसी क्षण उसके संत हथियार पर उंगली के आकार का एक छोटा सा निशान पड़ गया। इस तथ्य ने ही उसे स्तब्ध कर दिया। क्या ये प्रतिद्वंदी स्वर्ग संत गुरु स्तर का विशेषज्ञ हो सकता है? जिया वंश के मुखिया ने चिंता से सोचा, लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आया उन्होंने तुरंत इसे गलत मानकर खारिज कर दिया। उनके सामने खड़ा जियान चेन बेहद कमजोर लग रहा था, इसलिए उसके स्वर्ग संत गुरु होने का कोई चांस नहीं था। तो फिर आखिर हुआ क्या? खून बहता देखकर जिया कबीले के मुखिया का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका पवित्र हथियार कैसे टूट सकता है। सामान्य ज्ञान कहता था कि जो भी उनके पवित्र हथियार को नुकसान पहुंचा सकता है वह तियान युआन महाद्वीप में किसी भी विशेषज्ञ से कम नहीं होगा। ऐसे विशेषज्ञ उन्हें चींटी की तरह आसानी से मार सकते थे और वे पलटवार भी नहीं कर पाते। अपने संत हथियार के घायल होने से उन्हें स्वयं भी गंभीर आघात पहुंचा था। जब कुलपिता अपनी असमंजस की स्थिति में थे तभी जियान चेन की तलवार एक बार फिर उनकी ओर बढ़ गई। प्रकाश पवन तलवार से निकलने वाला धुंधला प्रकाश रात के उजाले की तरह स्पष्ट था। बिजली की गति से तलवार बारिश में अद्वितीय गति से आगे बढ़ी और कुलपिता के गले पर प्रहार किया। जियान चेन की तीव्र गति के बावजूद जिया वंश का मुखिया अभी भी पृथ्वी संत गुरु स्तर का विशेषज्ञ था। उसके अनुसार जियान चेन की यह तीव्र गति इस बात का प्रमाण थी कि अब उसे महान संत गुरु स्तर का खतरा नहीं माना जाना चाहिए। अपने घावों को दबाते हुए कुलपति ने अपना पवित्र हथियार उठाया और उसमें से नीले रंग की पवित्र शक्ति प्रवाहित होने दी। अचानक आसपास का पानी किसी रहस्यमय आकर्षण के कारण हथियार की ओर उड़ने लगा। यह उनके हाथों में मौजूद कुल्हाड़ी की ओर बढ़ा और हथियार की नोक पर संघनित होने लगा। बहुत तेजी से पानी घूमने लगा और एक जल राक्षस का रूप धारण करके जियान चेन की ओर उड़ने लगा। हालांकि जियान चेन की तलवार पर मौजूद नीले और बैंगनी रंग की तलवार ऊर्जा सीधे जल अजगर को भेदते हुए कुलपति के गले की ओर बढ़ती गई। कुलपति की आंखों में खतरनाक चमक आ गई और उन्होंने अपना हथियार जियान चेन पर चला दिया। उनके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी में इतनी अधिक संत शक्ति थी कि उसके नीचे गिरने की आवाज से आकाश दहक उठा। कुल्हाड़ी के वार में एक गहरा रहस्य छिपा था जो जियान चेन के शरीर पर जोर से दबाव डाल रहा था। इस बार कुलपति ने युद्ध कौशल का प्रयोग किया था। प्रत्येक युद्ध कौशल यदि सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न करता है। युद्ध कौशल का स्तर जितना ऊंचा होता है दबाव उतना ही प्रबल होता है। इन कौशलों के प्रयोग से असंख्य लोग स्तब्ध रह जाते हैं और पल भर में ही युद्ध का परिणाम बदल सकता है। कुछ युद्ध कौशलों को सामान्य प्रहारों के साथ इस प्रकार सामंजस्य बिठाकर प्रयोग किया जा सकता है कि वे असंगत न लगें। इस प्रकार की आक्रमण शैली को समझना और अनुमान लगाना कठिन होता है, मानो ये दुनिया का कोई रहस्य हो। साथ ही साथ यह इसे अत्यधिक शक्ति भी प्रदान करती है। कुलपति की इस कुल्हाड़ी की शक्ति साधारण नहीं थी, यह अत्यंत शक्तिशाली थी। जैसे ही दोनों पवित्र हथियार आपस में टकराए, कुल्हाड़ी की प्रचंड शक्ति के कारण जियान चेन मुंह से खून निकलते हुए दूर जा गिरा। हालांकि कुलपिता भी बिना किसी खरोंच के नहीं बच पाए। खून की उल्टी करते हुए उन्होंने भय और अविश्वास भरी निगाहों से जियान चेन को देखा। उनकी कुल्हाड़ी पर उसी आकार का एक और तीखा निशान था। इस ताज़ा प्रहार के कारण जियान चेन दूर जा गिरे, लेकिन उनका पवित्र हथियार एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका संत हथियार बहुत ही अजीब है। हालांकि वह स्वयं स्वर्ग संत गुरु नहीं है, लेकिन उसका हमला उनके बराबर था। मैं उससे इस तरह दोबारा नहीं लड़ सकता, कुलपति ने निष्कर्ष निकाला। वह हैरान था, फिर भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि जियान चेन ने अपने हमले को कई गुना शक्तिशाली बनाने के लिए आखिर क्या किया था। क्या ये कोई युद्ध कौशल था या शायद कोई खजाना? जो भी हो, यह निस्संदेह एक अनमोल खजाना होगा और अगर वह इसे हासिल कर ले तो। जैसे ही वह जाने लगा, जिया कबीले के मुखिया का दिल बेतहाशा धड़कने लगा और फिर वह लालच भरी निगाहों से जियान चेन को घूरने लगा। जियान चेन पसीने से तरमाते के साथ जमीन से उछल पड़ा। अपने घावों का इलाज करने में असमर्थ वह केवल एक बार फिर कुलपति पर हमला करने के लिए ही आगे बढ़ा। हालांकि चोट काफी गंभीर थी, लेकिन कुलपति के हथियार को 2 बार नुकसान पहुंच चुका था, जिससे उनके घाव जियान चेन के घावों से भी कहीं अधिक गंभीर हो गए थे। इसलिए कुलपति की तुलना में जियान चेन के घाव काफी हल्के कहे जा सकते हैं।
जियान चेन की तलवार गिरती हुई बारिश की बूंदों को तेजी से चीरते हुए कुलपति की ओर बढ़ी। अब तक कुलपिता को यह एहसास हो चुका था कि जियान चेन की व्यक्तिगत शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसका हमला उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए एक और टकराव के डर से कुलपिता ने अपना प्रहार करने से पहले ही रास्ता बदल लिया। जियान चेन की तलवारबाजी कला में गति पर जोर दिया जाता था। कुलपति ने वार से बचने के लिए जबरदस्त प्रयास किया, लेकिन वे पूरी तरह से हट नहीं पाए। जियान चेन जानता था कि एक पृथ्वी संत गुरु को उस पर स्पष्ट बढ़त हासिल है, इसलिए उसके लिए कुलपति के संत हथियार पर हमला करना जरूरी था। इससे कुलपति की शक्ति सीमित हो जाएगी और वे स्वतंत्र रूप से हमला या बचाव नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर किंग यून, किंग मू और किंग शान ने ज्वाला भाड़े के सैनिकों के साथ महान संत मास्टर्स के साथ मिलकर जिया कबीले के बचे हुए 1 दर्जन सदस्यों से लड़ाई लड़ी। जियान चेन ने सोते हुए जिया कबीले के अधिकांश सदस्यों को मार डाला था, इसलिए बचे हुए कुछ लोग महान संत मास्टर स्तर के थे। संख्या में कम होने के बावजूद वे डटे रहने में सक्षम थे। किंग यून की शक्ति पहले ही शिखर महान संत मास्टर स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसके संत हथियार में पृथ्वी का गुण था, जिससे जिया कबीले के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर उसका युद्ध कौशल और भी घातक हो जाता था। जियान चेन और शिया कुल के मुखिया के बीच कई बार वार हुए। मुखिया ने जियान चेन की तलवार से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें 3 बार वार लगा और उनकी कुल्हाड़ी पर 5 और टुकड़े हो गए। उनके पवित्र हथियार को लगातार नुकसान पहुंच रहा था, जिससे मुखिया के घाव और भी गंभीर होते जा रहे थे। अगर जियान चेन उनके पवित्र हथियार को नष्ट कर देता तो न केवल उनकी पूरी शक्ति नष्ट हो जाती, बल्कि उनका जीवन भी समाप्त हो जाता। तुम कौन हो और मेरे शिया कबीले पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या हमारे शिया कबीले ने तुम्हारा किसी भी तरह से अपमान किया है? कुलपिता ने हैरानी से दहाड़ मारते हुए कहा। जियान चेन ने अपने हमले नहीं रोके, लेकिन उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मरने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं वही आदमी हूं जिसके खिलाफ तुम्हारा शिया कबीला इस समय मोर्चा संभाले हुए है। कुलपति की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने एकाग्रता से जियान चेन को घूरते हुए कहा, क्या तुम जियान चेन हो? बिल्कुल सही। जियान चेन ने इनकार करने की जहमत नहीं उठाई। उसकी तलवार के वार और भी भयंकर हो गए, मानो वह आज ही कुलपति को मार डालने पर तुला हो। वह नहीं चाहता था कि उसके ज्वाला भाड़े के सैनिकों को किसी पृथ्वी संत गुरु का निशाना बनाया जाए। जियान चेन, क्यों न हम इस बारे में बात करने की कोशिश करें? अब मुखिया की कमजोरी दिखने लगी थी। वह स्पष्ट रूप से नुकसान में था और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो उसका अंत निकट था। संभव नहीं। जियान चेन ने जिया कबीले द्वारा युद्ध विराम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर कुलपिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अंधेरे में जियान चेन को घूरते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, जियान चेन, आज की यह बात, मैं शिया फैन इसे जरूर याद रखूंगा। इतना कहकर कुलपिता तुरंत मुड़े और भागने लगे। तुरंत पीछा करते हुए जियान चेन जानता था कि इस भारी बारिश और अंधेरे में यदि कुलपति बहुत दूर चले गए तो वह उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। हालांकि कुलपिता के घाव काफी गंभीर थे, फिर भी वे एक पृथ्वी संत मास्टर थे। उनकी आंतरिक संत शक्ति उन्हें स्थिर रखने के लिए पर्याप्त थी, जिससे वे इतनी तेजी से दौड़ सके कि जियान चेन उन्हें पकड़ न सके। कुलपिता को दूर जाते देख जियान चेन की आंखें असामान्य रूप से चमक उठी, मानो रात में 2 जुगनू चमक रहे हों। उसके हाथ में मौजूद प्रकाश पवन तलवार तुरंत उसके हाथ से अलग हो गई, मानो उसमें जान आ गई हो। पच, कुलपति ने सोचा भी नहीं था कि जियान चेन ऐसा विचित्र कारनामा कर पाएगा, इसलिए वह अनभिज्ञ रह गया और लाइट विंड स्वॉर्ड सीधे उसके गले को भेदते हुए निकल गई। अध्याय 262, ऑपरेशन समाप्त। भारी बारिश और अंधेरे के कारण दृश्यता बेहद बाधित थी। इसके साथ ही चूंकि शिया कबीले का हर एक सदस्य अभी भी लड़ रहा था, इसलिए शिया कबीले के मुखिया की मृत्यु किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना ही घटित हो गई। कुलपिता के गले को भेदने के बाद प्रकाश पवन तलवार हवा में घूमी और जियान चेन के हाथ की ओर वापस आ गई। जिया कुल के कुलपिता सचमुच पृथ्वी संत गुरु कहलाने के योग्य थे। गले में चोट लगने के बाद भी वे जीवित रहे। उनकी दोनों आंखें भय से चौड़ी खुली हुई थीं, लेकिन दुर्भाग्य से गले में चोट लगने के कारण वे बोलने में असमर्थ थे। अन्यथा अपने अंतिम क्षणों में वे अपने मन की बात कह देते। क्योंकि जिस तलवार ने उनके गले को भेदा था वह अविश्वसनीय रूप से तेज थी और हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ सकती थी, इसलिए जिया कबीले के मुखिया को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि यह तलवार क्या थी। मुखिया के शरीर और आंतरिक अंगों से जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में उठ रहे रहस्य को सुझाने का प्रयास जारी रखा। आकाश से एक बार फिर गरज सुनाई दी और बिजली की चमक से पूरा इलाका क्षण भर के लिए जगमगा उठा। मूसलाधार बारिश इतनी तेज थी कि सबकी सुनने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई। पानी से भीगा हुआ जियान चेन शव की ओर बढ़ता रहा, उसके शरीर से लगातार पानी टपकता रहा। नीचे झुककर जियान चेन ने कुलपति की कमर पर बंधी स्पेस बेल्ट और हाथ में पहनी स्पेस रिंग उतार दी। ये देखने के लिए कि कहीं वे क्षतिग्रस्त तो नहीं है, उसने एक संक्षिप्त निरीक्षण किया और फिर तुरंत वहां से चला गया। शिया कबीले के मुखिया कबीले के नेता और संस्थापक भी थे, साथ ही वे एक पृथ्वी संत गुरु भी थे, जिसका अर्थ है कि उनके पास मौजूद धन निश्चित रूप से जियान चेन और उभरते ज्वाला भाड़े के सैनिकों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। कुलपिता की हत्या करने के बाद जियान चेन ने लड़ाई नहीं छोड़ी और तुरंत शेष जिया कबीले के सदस्यों की ओर धावा बोल दिया। चूंकि अब उसे जिया कबीले से घोर नफरत थी, इसलिए वह निर्दयी नहीं होगा। चूंकि ये सभी लोग कबीले के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, यदि इन सभी को मार दिया जाता तो जिया कबीले की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती। शिया कबीले को बढ़त हासिल थी, उनके पास कई महान संत गुरु और कुछ संत गुरु थे। उनकी युद्ध शक्ति इतनी प्रबल थी कि 7 महान संत गुरु घायल हो गए। यहाँ तक कि किंग शान और किंग मू भी घायल हो गए। केवल पृथ्वी संत शक्ति और युद्ध कौशल के स्वामी किंग यून ही सुरक्षित बचे थे। वह अकेले ही कई महान संत गुरुओं से लड़ रहे थे, जिससे उनके पक्ष के अन्य लोगों पर दबाव काफी कम हो गया था। जियान चेन के शामिल होने से जिया कबीले को पहले जो बढ़त हासिल थी वह पूरी तरह उलट गई।
कुछ साधारण संत गुरुओं का एक साथ मिलकर काम करना शायद किसी महान संत गुरु के लिए खतरा बन सकता था और शायद उसे मारने के लिए काफ़ी भी होता, लेकिन जियान चेन की नज़र में वे बलि के बकरे मात्र थे। जियान चेन ने अपनी हल्की हवा वाली तलवार से शिया कबीले के लोगों के समूह में प्रवेश किया और तेजी से हर तरफ वार किए। तलवार का हर वार शिया कबीले के किसी न किसी सदस्य के गले में जा लगा और इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, जियान चेन ने उनकी जान ले ली। जियान चेन द्वारा अपनाई जा रही तीव्र गति से हो रही हत्याओं के कारण जिया कबीले के लोगों की संख्या तेजी से घटती गई और कुछ ही समय बाद उनमें से एक भी नहीं बचा। जियान चेन के अचानक प्रकट होने से त्यानहुआ संप्रदाय के तीनों व्यक्ति पूरी तरह से चकित रह गए। शिया कबीले के 300 पुरुष थे, कुलपिता समेत सभी मारे गए और एक भी व्यक्ति बचकर नहीं निकल पाया। दूसरी ओर ज्वाला भाड़े के सैनिकों में से केवल महान संत गुरु किंग शान और किंग मू को ही चोट लगी थी। उन सभी के शरीर पर खुले घाव थे जिनसे खून बह रहा था। भाई जियान चेन, क्या शिया कुल के मुखिया की मृत्यु हो गई है? किंग यून ने हौंकते हुए जियान चेन से पूछा। जियान चेन और मुखिया के बीच घोर अंधेरे में दूर दूर तक लड़ाई चल रही थी, इसलिए किंग यून को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि लड़ाई कैसी रही। इसके अलावा लड़ाई के दौरान उन पर इतना दबाव था कि उन्हें ठीक से देखने का समय भी नहीं मिल पा रहा था। जियान चेन मुस्कुराया, लेकिन अंधेरे के कारण दूसरों को उसकी मुस्कान आसानी से दिखाई नहीं दी। चिंता मत करो, उस बूढ़े आदमी का मैंने पहले ही ध्यान रख लिया है। ये सुनकर त्यानहुआ संप्रदाय के तीनों पुरुषों के माथे पर पसीना आ गया। इस जानकारी से उन्हें गहरा सदमा लगा। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जियान चेन इतनी जल्दी किसी पृथ्वी संत गुरु को मार सकता है। इसके अलावा पहले से मिली जानकारी के अनुसार वे जानते थे कि कुलपति द्वितीय चक्र के पृथ्वी संत गुरु थे और तृतीय चक्र में प्रवेश करने के कगार पर थे। यह अच्छी बात है कि हमारे त्यानहुआ संप्रदाय ने जियान चेन को उकसाने का फैसला नहीं किया। एक 5वीं श्रेणी के राक्षस कोर के लिए ऐसे विशेषज्ञ को अपना दुश्मन बनाना उचित नहीं होता। किंग यून ने मन ही मन सोचा। ज्वाला भाड़े के सैनिकों के शेष समूह के पास जाकर जियान चेन ने सभी को देखा और पूछा, क्या किसी को कोई गंभीर चोट लगी है? ये महान संत गुरु युद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, इसलिए जियान चेन उनमें से किसी को भी खोना नहीं चाहता था। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा नहीं है। डुओकांग ने कमजोर आवाज में कहा। भाई जियान चेन, उनकी चोटें काफी गंभीर लग रही हैं। हमें वेक सिटी वापस जाना चाहिए और किसी प्रतिभाशाली संत गुरु से उनका इलाज करवाना चाहिए। किंग यून ने सुझाव दिया। सिर हिलाते हुए जियान चेन तुरंत युद्ध क्षेत्र में मौजूद हर व्यक्ति से स्पेस बेल्ट छीनने के लिए निकल पड़ा। उसके बाद वह समूह को वापस वेक सिटी ले गया। भाई जियान चेन, वेक सिटी में कोई रेडियंट सेंट मास्टर नहीं है, और अगर हैं भी तो उन्हें ढूंढना मुश्किल है। आप उन्हें पहले वापस ले आइए, मैं पास के ही किसी द्वितीय श्रेणी के शहर में जाकर एक को ढूंढता हूँ। इसके बाद किंग यून ने कहा, तो मैं आप पर भरोसा करूंगा भाई किंग यून। जियान चेन ने आदरपूर्वक अभिवादन करते हुए कहा। हाँ, भाई जियान चेन को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, किंग यून ने जवाब दिया और खुद ही चला गया। चूंकि किंग शान और किंग मू घायल थे, इसलिए वे जियान चेन और अन्य लोगों के साथ वेक सिटी वापस चले गए। चोटों के कारण वेक सिटी की वापसी यात्रा काफी धीमी रही। सुबह का बाकी समय बीत गया और अंततः जियान चेन और बाकी लोग वेक सिटी पहुंच गए। काई के प्रांगण में पहुंचने के बाद जियान चेन ने 9 लोगों के आराम करने के लिए कुछ कमरे ढूंढे। उसने उनके घावों पर कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लगाईं और उन्हें कुछ औषधि दी ताकि उनके घाव जल्दी भर सकें। शाम होते होते किंग यून एक सफेद वस्त्रधारी युवक को काई कबीले में वापस ले आया। ये युवक लगभग 28 वर्ष का था और दुबला पतला प्रतीत होता था। जब वह एक सांवले रंग के महान संत गुरु के साथ अंदर आया तो उसके चेहरे पर घमंड का भाव था। अध्याय 263, शेर के जबड़े खोलना। किंग यून सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को जियान चेन के पास ले गया और बोला, भाई जियान चेन, मैं सभी का इलाज करने के लिए तेजस्वी संत गुरु को लेकर आया हूँ। ये सुनकर जियान चेन ने उस युवक की ओर देखा जिसे किंग यून लेकर आई थी। उस युवक के चेहरे पर घमंड का भाव था, जिससे वह काफी अप्रिय लग रहा था। हालांकि यह इसलिए था क्योंकि एक तेजस्वी संत गुरु का पद बहुत ऊंचा होता है। फिर भी जियान चेन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आदरणीय मित्र, आपको इतनी दूर लाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आप मेरे साथी भाइयों के स्वास्थ्य में सहायता कर सके तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। दीप्तिमान संत गुरु ने तिरस्कार भरी नजर से जियान चेन को देखा। चूंकि वे एक दीप्तिमान संत गुरु थे और एक प्रतिष्ठित गुरु थे, इसलिए वे ऐसे तुच्छ भाड़े के सैनिक को नीचा दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। इतना ही नहीं, ये भाड़े का सैनिक उनसे भी छोटा था। केवल पृथ्वी संत गुरु स्तर के भाड़े के सैनिक को ही वे कुछ सम्मान दे पाते। हम ऐसी बकवास मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। जल्दी करो और आगे चलो ताकि हम लोगों का ध्यान रख सकें। मैं यहाँ जरूरत से ज्यादा रुककर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तेजस्वी संत गुरु ने घमंडी स्वर में कहा। जियान चेन और किंग यून दोनों ने इस तरह की बातों पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि रेडियंट सेंट मास्टर का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ये युवक सचमुच बहुत घमंडी था। हालांकि अपने भाइयों की खातिर जियान चेन और किंग यून दोनों ने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। इसके बजाय वे तेजस्वी संत गुरु को घायल लोगों के पास ले आए। ज्वाला भाड़े के सैनिकों के घायल सदस्य और त्यानहुआ संप्रदाय के 2 सदस्य एक ही कमरे में एक साथ लेटे हुए थे। जियान चेन सबसे पहले दीप्तिमान संत गुरु को उस पलंग पर ले आया जहां किंग मू आराम कर रहा था। उसके पीले पड़े चेहरे पर दोनों आंखें बंद थीं। उसने केवल अंतर्वस्त्र पहने हुए थे ताकि शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग ढके रहें, जबकि बाकी शरीर खून से सनी पट्टियों से लिपटा हुआ था। किंग मू की दयनीय हालत देखकर तेजस्वी संत गुरु की भौहें तन गईं और उन्होंने उसके घावों का और भी बारीकी से निरीक्षण किया। उसके घाव काफी गंभीर हैं, इसलिए इलाज का खर्च और भी अधिक होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मानसिक रूप से तैयार हो जाओगे। मैं बाद में यह नहीं जानना चाहता कि तुम इसे वहन नहीं कर सकते। इन शब्दों को सुनकर जियान चेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई।
ये शब्द सुनने वाला हर कोई नाराज हो जाता, यहाँ तक कि किंग यून की आंखें भी सिकुड़ गईं और उसने तेजस्वी संत गुरु को तिरछी नजरों से देखा। टकराना। अचानक एक दबी हुई धमाके की आवाज़ सुनाई दी और रेडियंट सेंट मास्टर के पीछे खड़ा सावला आदमी उनकी ओर बढ़ा और जियान चेन और किंग यून को घूरते हुए बोला, आदरणीय रेडियंट सेंट मास्टर असिस, रेडियंट सेंट मास्टर यूनियन के हमारे सबसे अनुकरणीय सदस्यों में से एक हैं। यदि आप हमारी यूनियन के शत्रु नहीं बनना चाहते तो संयम बरतें, अन्यथा मैं नरमी नहीं बरतूंगा और बाद में इसकी सूचना यूनियन को दे दूंगा। जियान चेन और किंग यून दोनों एक पल के लिए शांत दिखे। रेडियंट सेंट मास्टर यूनियन एक विशेष रूप से अनूठा संगठन था जो भाड़े के सैनिकों के संघ की तरह काम करता था। उनकी किसी भी राष्ट्र के प्रति कोई निष्ठा या प्रतिबंध नहीं था। रेडियंट सेंट मास्टर यूनियन महाद्वीप के सभी रेडियंट सेंट मास्टर्स का मिलन स्थल था और यह उन्हें आश्रय प्रदान करता था। यहाँ इतने शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे कि 7 महान साम्राज्य भी उन्हें उकसाने से कतराते थे। रेडियंट सेंट मास्टर यूनियन के किसी भी सदस्य को उकसाने वाला व्यक्ति उसके बाद ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाता था। इस संघ की बात करें तो जियान चेन और किंग यून भी इसके परिणामों से भयभीत थे। गेसुन साम्राज्य या त्यानहुआ संप्रदाय के विपरीत ये संघ पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। यदि आप किसी एक तेजस्वी संत गुरु की घृणा मोल लेते तो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाएं, आपका पीछा किया जाएगा और आपको मार डाला जाएगा। कम से कम उनके संघ की शुरुआत से लेकर अब तक तेजस्वी संत गुरु संघ को नाराज करने वाला एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। आगे बढ़ो और उनका इलाज करो, उनके इलाज का खर्च तो दिया ही जाएगा, जियान चेन ने कहा। ये सुनकर तेजस्वी संत गुरु ने ठंडे लहजे में उन दोनों को धूर्तता से देखते हुए कहा, उसके घाव काफ़ी गंभीर हैं, इसलिए उन्हें ठीक करने में मुझे 1-2 दिन लगेंगे। इससे मेरी आत्मा पर काफ़ी भार पड़ेगा, इसलिए उपचार की कीमत भी काफ़ी अधिक होगी। उनकी निगाहें एक पल के लिए जियान चेन पर टिक गईं। मुझे 50 बैंगनी सिक्के चाहिए। क्या 50 बैंगनी सिक्के? जियान चेन की आंखें फटी रह गईं और वह हैरानी से चिल्ला उठा। अब ये महंगा होने या न होने का सवाल ही नहीं था, ये वैद्य उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। 50 बैंगनी सिक्के? हे भगवान, ये तो बहुत ही घटिया सौदा है। किंग यून ने घबराए हुए चेहरे के साथ कहा, उसके घाव तो पहले से ही काफ़ी गंभीर हैं। चाहे कितनी भी अच्छी जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर लो, ठीक होने में 1-2 महीने लग जाएंगे और तब भी पूरी तरह ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। मेरे लिए 50 बैंगनी सिक्के इकट्ठा करना तो बहुत सस्ता है। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन वह मन ही मन हंस रहा था। वह वेक सिटी से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए जानता था कि वहाँ वही एकमात्र रेडियंट सेंट मास्टर है। वह ये भी जानता था कि काई कबीले के पास बहुत पैसा है, इसलिए चून की स्थिति उसके नियंत्रण में थी। वह शेर का मुंह खोलने से नहीं डर रहा था। जियान चेन ने युवक की आंखों में देखते हुए तुरंत खुद को शांत किया और कहा, ठीक है, 50 बैंगनी सिक्के। कृपया इनका तुरंत इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी योग्यता इन 50 सिक्कों के लायक है। जियान चेन ने भावहीन स्वर में यह बात कही। रुको भाई जियान चेन, ये बहुत बड़ी कीमत है। हालांकि वे बुरी तरह घायल हैं, लेकिन इस तरह की चोट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 बैंगनी सिक्के ही तो लगते हैं। यहाँ तक कि एक तृतीय श्रेणी का तेजस्वी संत गुरु भी उन्हें ठीक कर सकता है। किंग यून ने जियान चेन से बगल से कहा। यह कीमत वह आसानी से चुकाने को तैयार नहीं था। जियान चेन ने हाथ झटकते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस पैसा है। जब तक भाइकिंग मुंह और बाकी लोग ठीक हो जाते हैं तब तक पैसे का और क्या मकसद है। राहत की सांस लेते हुए किंग यून ने आगे कुछ नहीं कहा। रेडियंट सेंट मास्टर ने मुस्कुराते हुए जियान चेन की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, पहले पैसे दे दो। हल्की सी झुंझलाहट के साथ जियान चेन ने तुरंत मुट्ठी भर बैंगनी सिक्के उठाए और कहा, कुल 9 लोग घायल हैं। ये लो 450 बैंगनी सिक्के, कृपया इन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करो। बैंगनी सिक्कों की भारी मात्रा देखकर युवक की आंखें क्षण भर के लिए चमक उठी, फिर उसने उन सिक्कों को अपनी थैली में रख लिया। अब आप जा सकते हैं, मुझे तैयारी करनी है और मैं परेशान नहीं होना चाहता। इतना कहकर युवक ने और कुछ नहीं कहा और किंग मू का उपचार करने की तैयारी में अपनी दिव्य शक्ति को एकत्रित करने लगा। अध्याय 264, भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा। 7 दिन बीत जाने के बाद तेजस्वी संत गुरु ने अंततः 7 महान संत गुरुओं और त्यानहुआ संप्रदाय के 2 व्यक्तियों को ठीक कर दिया था। उन 7 दिनों में जियान चेन और किंग यून कभी कभी बातें करते या एकांत में साधना करते। नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माओं ने उन 7 दिनों में उसकी मदद की और उसकी साधना की गति को सामान्य से 12 गुना तेज कर दिया, जिससे उसकी गति मध्य महान संत गुरु स्तर से ऊपर पहुंच गई। उसकी आंतरिक संत शक्ति भी अब प्राथमिक महान संत गुरु स्तर से ऊपर थी, जिससे वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। कभी कभी जियान चेन केंडल के परिवार के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर प्रमुख के महल में जाया करता था। हालांकि यूनली के प्रयासों और भारी इनाम के बावजूद कोई भी जानकारी न मिलने से वह निराश ही होता था। केंडल की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने का जिम्मा जियान चेन को सौंपा गया था और वह इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे केंडल के परिवार के बारे में कोई भी प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली थी, जिससे ये काम बेहद मुश्किल हो गया था। फिलहाल जियान चेन के पास असहाय होकर चिंता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह बस धीरे धीरे इंतजार कर रहा था। वेक सिटी के ठीक बाहर जिया कबीले के 300 आदमियों के नरसंहार की खबर तेजी से फैल गई। जिया कबीले की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे इलाके की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक माना जाता था। उनका प्रभाव हर जगह था, इसलिए इस मामले को दबाना नामुमकिन था। जैसे ही वेक सिटी को इस खबर का पता चला, हर गली और हर चायखाने में अनगिनत लोग इस विषय पर बड़े चाव से चर्चा करने लगे। आपको क्या लगता है कि जिया कबीले ने किसे नाराज किया था कि उन्होंने अपने 300 सदस्यों का नरसंहार करवा दिया? शिया कबीला इस क्षेत्र की स्थानीय शक्ति है। इतनी बड़ी सेना के साथ वे निश्चित रूप से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। ये तो होना ही था। इस इलाके में कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें उकसाकर और उनकी इज्जत पर धब्बा लगाकर बच सके। मैंने सुना है कि जिया कबीले का मुखिया एक पृथ्वी संत गुरु था। भला ऐसे व्यक्ति को कौन मार सकता है?
मुझे खुद भी पूरी तरह यकीन नहीं है। हालांकि वे यहाँ सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन ये बात सिर्फ इस इलाके के आसपास ही लागू होती है। अगर कोई ताकतवर विशेषज्ञ इस इलाके में आ भी जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह ज़िया कबीले से लड़ पाएगा या उनके खिलाफ कोई कदम भी उठा पाएगा। जब समूह आपस में अलग अलग अटकलों पर चर्चा कर रहा था तो उनमें से काफ़ी लोगों का मानना था कि ज़िया वंश अचानक कहीं से प्रकट होकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लेगा। आखिरकार उनकी शक्ति लगभग अतुलनीय थी और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्हें निश्चित रूप से कुछ करना ही होगा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए कि ज़िया कबीले ने इस मामले में ज़रा भी कदम नहीं उठाया। उन्होंने 300 लोगों की मौत के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा, बल्कि वे खामोशी में डूबे रहे। अगली सुबह किंग यून पूरी तरह से ठीक हो चुकी किंग मू और किंग शान को उस स्थान पर ले आई जहां जियान चेन थी। भाई जियान चेन, हम यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं, इसलिए अब विदाई का समय है। हमें संप्रदाय में कुछ काम निपटाने हैं, किंग यून ने कहा। आदरपूर्वक हाथ जोड़कर जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहे जितनी भी तेजी से चलो, संसार का शाश्वत बोझ तुम्हारे पास अवश्य आएगा। हम भविष्य में फिर मिलेंगे। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई जियान चेन, अगर आपके पास समय हो तो कृपया तियानहुआ संप्रदाय में हमसे मिलने आइएगा। किंग यून ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। बेशक, जब मुझे समय मिलेगा मैं आपसे मिलने आऊँगा, जियान चेन ने जवाब दिया। अचानक किंग यून के मन में एक विचार आया और वह चौंक उठा। अरे, मैं लगभग भूल ही गया था। भाई जियान चेन, अगले 6 महीने में भाड़े के सैनिकों का द्विशताब्दी सम्मेलन है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, लेकिन बहुत मुश्किल भी। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं और अगला मौका चूक जाते हैं तो उसके बाद वाले में आप कभी भाग नहीं ले पाएंगे। किराए के सैनिकों का जमावड़ा, जियान चेन ने हैरानी भरे चेहरे से कहा। भाई किंग यून, ये किराए के सैनिकों का जमावड़ा आखिर है क्या आप मुझे समझा सकते हैं? ये सुनकर किंग यून के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उन्हें लगा नहीं था कि जियान चेन ने भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वह हंसे और बोले, तो लगता है भाई जियान चेन ने इस आयोजन के बारे में नहीं सुना है। कोई बात नहीं, तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने गहरी सांस ली और समझाया। भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा एक ऐसा आयोजन है जिसमें महाद्वीप के सभी प्रमुख भाड़े के सैनिक समूह भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। यह आयोजन भाड़े के सैनिकों के संघ के मुख्यालय भाड़े के सैनिकों के शहर में आयोजित किया जाएगा। हालांकि नाम में इसे भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा कहा गया है, लेकिन असल में ये भाड़े के सैनिकों के बीच वर्चस्व की प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता हर 50 साल में एक बार होती है। इसके अलावा प्रतिभागियों की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। इसलिए अगर किसी का जन्म समय हुआ है तो वह इसमें भाग नहीं ले पाएगा। अतः इस द्विशताब्दी आयोजन में भाग ले पाना भाग्य पर भी निर्भर करता है। जब भी भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा होता है तब माहौल हमेशा जोश से भरा रहता है। महाद्वीप के लगभग सभी प्रतिभाशाली भाड़े के सैनिक शीर्ष 100 रैंकों में से एक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके बाद उन्हें एक बड़ा नकद पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है। यदि कोई शीर्ष 10 में जगह बना लेता है तो पुरस्कार और भी अधिक समृद्ध होता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि शीर्ष 10 में जगह बनाने वालों को भाड़े के सैनिकों के शहर के शस्त्रागार में अपनी इच्छानुसार आने जाने और स्वर्ग स्तरीय साधना विधि चुनने की सुविधा मिलती है। यदि कोई शीर्ष 3 में जगह बना लेता है तो वह न केवल स्वर्ग स्तरीय साधना विधि चुन सकेगा बल्कि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल भी प्राप्त कर सकेगा। जैसे ही उसने स्वर्ग स्तर साधना विधि और युद्ध कौशल शब्दों का उच्चारण किया, किंग यून की आंखों में तीव्र जुनून की आग भड़क उठी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे स्पष्ट रूप से तीव्र इच्छा थी, चाहे वह स्वर्ग स्तर की साधना विधि हो या युद्ध कौशल, इन दोनों में से किसी एक को पाने के लिए पूरा तियानयुआन महाद्वीप एक दूसरे को तबाह करने को तैयार था। तीसरे स्थान के बाद पुरस्कार और भी बेहतर होते जाएंगे। मैंने सुना है कि प्रथम स्थान पाने वाला न केवल शस्त्रागार से कोई भी युद्ध कौशल और साधना विधि चुन सकता है, बल्कि उसे भाड़े के सैनिकों के शहर के पवित्र मैदानों में आधे साल तक साधना करने की अनुमति भी मिलेगी। ये कहते हुए किंग यून ने एक लंबी गहरी सांस ली और आगे कहा, भाड़े के सैनिकों के शहर का पवित्र मैदान वह स्थान है जहां हर विशेषज्ञ जाना चाहता है। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके लाभों का पता नहीं है, लेकिन पवित्र मैदान ऐसी जगह है जहां स्वर्ग के संत गुरु भी जाना चाहते हैं। किंवदंती है कि कई संत शासक भी वहां निवास करते हैं। किंग यून ने कांपते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कहा, यहाँ तक कि संत शासक जैसे सर्वोच्च प्राणी भी ऐसे क्षेत्र में विश्राम करते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाड़े के सैनिकों के शहर के भीतर स्थित पवित्र स्थल एक दिव्य स्थान है। ये सुनकर जियान चेन का दिल तीव्र गति से धड़कने लगा। किंग यून द्वारा बताए गए पुरस्कारों ने उसके दिल को बेकाबू कर दिया। केवल स्वर्गीय युद्ध कौशल शब्द ही उसके दिल में लालसा जगाने के लिए काफी था। उसे पवित्र भूमि की कोई प्रबल इच्छा नहीं थी, लेकिन ये युद्ध कौशल चांग्यांग वंश को दान किया जा सकता था। चांग्यांग वंश के पास केवल एक ही स्वर्गीय साधना विधि थी, लेकिन उनके पास अभी भी कोई स्वर्गीय युद्ध कौशल नहीं था। भाई जियान चेन, भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा शीर्ष 10 को भारी इनाम देता है। यहाँ तक कि अगर सबसे कुशल सैनिक भी इसमें शामिल हों तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उनमें से अधिकांश वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर भाई जियान चेन इसमें शामिल हों तो आपकी ताकत के साथ मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से शीर्ष 10 में जगह बना लेंगे। किंग यून ने गंभीरता से कहा। अध्याय 265 प्रस्थान। जियान चेन ने गहरी सोच में अपना सिर झुकाया। भाई किंग यून, आपने कहा था कि भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए व्यक्ति की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो फिर आपके विचार से जो लोग भाग लेंगे वे कितने शक्तिशाली होंगे? प्रश्न पर विचार करते हुए किंग यून ने उत्तर दिया, पिछले कुछ भाड़े के सैनिकों के सम्मेलनों के अनुसार शीर्ष 10 में से अधिकांश पृथ्वी संत स्वामी थे। आखिरकार पृथ्वी संत स्वामी स्तर में प्रवेश करना बहुत कठिन और जोखिम भरा है। 50 वर्ष की आयु से पहले पृथ्वी संत स्वामी स्तर तक पहुंचना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है।
तो फिर कोई भी स्वर्ग संत मास्टर विशेषज्ञ भाग नहीं लेंगे, है ना? जियान चेन ने पूछा। नीले और बैंगनी तलवार आत्मा की सहायता से पृथ्वी संत मास्टर विशेषज्ञ उसके लिए मात्र एक छोटा सा खतरा थे। जियान चेन को अपने मन में किसी भी पृथ्वी संत मास्टर से हारने का डर नहीं था। उसके लिए एकमात्र समस्या स्वर्ग संत मास्टर ही हो सकते थे। बिल्कुल नहीं, किंग यून ने सिर हिलाते हुए कहा। स्वर्ग संत गुरुओं को भी इस स्तर की साधना में विशेषज्ञ माना जाता है। 50 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति इस स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? उस समय तक इस स्तर तक पहुंचने वाला कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति 1000 साल में एक बार होने वाला चमत्कार ही होगा। इतना ही नहीं, अगर वे 50 वर्ष की आयु से पहले इस स्तर तक पहुंच भी जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे भाग ले सकेंगे। भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा इतने कम समय में होने वाला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे उस समय तक उस स्तर पर पहुंच जाएंगे। जियान चेन ने सहमति में सिर हिलाया। किंग यून की बात सही थी। हर प्रतिभाशाली भाड़े का सैनिक इसमें भाग नहीं ले सकता। भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन के समय व्यक्ति की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु से पहले ही स्वर्ग संत स्वामी स्तर प्राप्त कर लेता है तो भी यह आवश्यक नहीं कि वह भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में समय पर पहुंच जाए। यदि उनका जन्म बहुत देर से हुआ तो वे अपना अवसर खो देंगे। आज तक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने 34 वर्ष की आयु तक स्वर्ग संत स्वामी स्तर प्राप्त किया हो। इसके बाद किंग यून ने भाड़े के सैनिकों के जमावड़े से संबंधित कुछ और बातें समझाईं और कुछ सवालों के जवाब दिए। हालांकि उन्होंने केवल शीर्ष 10 भाड़े के सैनिकों के पुरस्कारों के बारे में ही बात की थी, लेकिन जियान चेन को तुरंत दिलचस्पी हो गई थी। त्यानहुआ संप्रदाय के तीनों व्यक्ति जियान चेन और 7 महान संत गुरुओं को पीछे छोड़कर चले गए। जियान चेन ने उन 7 से भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के बारे में पूछा था, लेकिन उनका ज्ञान बहुत सीमित था। वे कुछ बातें तो समझा पाए थे, लेकिन पुरस्कारों के बारे में उनके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी, इसलिए वे भी किंग यून की ही तरह असमंजस में थे। कैप्टन, भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा बेशक 2 शताब्दियों में एक बार होने वाली घटना है, लेकिन मरने की संभावना बहुत अधिक है। मैंने सुना है कि जीवित रहने की दर केवल 10% है। चारकास ने समझाने की कोशिश की। मैंने ये भी सुना है कि इस आयोजन में कई अर्थ सेंट मास्टर विशेषज्ञ भाग लेते हैं, उनकी शक्ति वास्तव में बहुत अधिक होगी। डुओकांग ने आगे कहा। कैप्टन, अगर आप सचमुच भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं तो इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें। बेशक इनाम बहुत बड़े हैं, लेकिन मरने की संभावना भी उतनी ही अधिक है। तियान युआन महाद्वीप के लगभग सभी प्रतिभाशाली भाड़े के सैनिक इसमें भाग लेंगे। जन्मजात प्रतिभावान या अच्छे कुल में जन्मे भाड़े के सैनिक, पृथ्वी संत मास्टर स्तर तक पहुंच चुके, असाधारण कौशल या युद्ध कौशल वाले, उनकी ताकतें निस्संदेह बहुत मजबूत होंगी। मोतियान ने गंभीरता से कहा। उनके लिए भाड़े के सैनिकों का सम्मेलन कोई खास बात नहीं थी। ये भाड़े के सैनिकों की दुनिया के कुछ खास लोगों के लिए था, उनके लिए नहीं। बेशक मुझे पता है कि वहाँ मुकाबला बहुत कड़ा होगा, लेकिन अगर आपको पता हो कि मर्सिनरी सिटी कहाँ है तो कृपया मुझे बताएं। जियान चेन ने उन सभी को शांत भाव से जवाब दिया। किंग यून द्वारा मर्सिनरीज के जमावड़े के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद जियान चेन ने मन बना लिया था। उसे इस आयोजन में अवश्य जाना था। हेवन टियर बैटल स्किल का आकर्षण बहुत ही लुभावना था। 3 दिन बाद जियान चेन ने अपनी योजना बनाई और वेक सिटी छोड़ दिया। उसने फ्लेम मर्सिनरीज को इनाम के लिए जादुई जानवरों का अस्थायी रूप से शिकार करने और उन्हें मारने का काम सौंपा था। अपने भाड़े के सैनिक रैंक को बढ़ाने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी थी। जाने से पहले उसने फ्लेम मर्सिनरीज को 1000 बैंगनी सिक्के और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर दिए, जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी, ताकि फ्लेम मर्सिनरीज उनका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर सकें। विकास के इस चरण में आगे बढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। 7 महान संत गुरुओं के नेतृत्व कौशल के कारण जियान चेन ने राहत भरे मन से उन्हें अस्थायी कमान संभालने की अनुमति दी थी। जियान चेन द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर पर सवार होकर रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। एक दिन बीत चुका था और वह 1000 मील की यात्रा करके अंततः द्वितीय श्रेणी के लानफेंग शहर में रात बिताने के लिए पहुंचा था। शहर में प्रवेश करते ही जियान चेन ने जल्दी से आराम करने के लिए एक सराय ढूंढ ली। फिर वह भोजन कक्ष में गया और खाने के लिए बैठ गया। अब तक आसमान में अंधेरा छाने लगा था और खाने का सामान्य समय भी बीत चुका था, इसलिए रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लगभग 20 टेबल खाली थीं और कुछ ही वेट्रेस इधर उधर भाग दौड़ कर रही थीं। अचानक भारी कवच पहने एक सैनिक जो एक इस्पात के रथ को खींच रहा था, रेस्तरां के बाहर आकर रुका। तुरंत ही वह सैनिक उग्र कदमों से रेस्तरां के अंदर चला गया। उसके सीने पर बने कवच के ठीक बीचों बीच एक चिन्ह था जो अप्रत्याशित रूप से नीली हवा के राज्य का प्रतीक चिन्ह था। वेटर, कुछ खाना लाओ और हमारे लिए कुछ मेजें तैयार करो, कवचधारी व्यक्ति ने रेस्तरां में जोर से चिल्लाया। उसके साथ मौजूद अन्य लोग रेस्तरां के अंदर चारों ओर घूमे और सभी को देखने लगे। अभी महोदय, कृपया आइए और बैठिए, हम तुरंत अपना बेहतरीन खाना और शराब लाते हैं, कृपया एक पल रुकिए। वेटर ने सैनिक की छाती पर बने प्रतीक चिन्ह पर एक नज़र डाली और तुरंत ही मेहमानों का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा। बाकी कवचधारी सैनिकों ने एक शब्द भी नहीं कहा और बैठने के लिए एक मेज की ओर चल दिए। उनके बाद और भी सैनिक आते चले गए। कुल मिलाकर 100 सैनिक थे। जैसे ही वे रेस्तरां में भर गए, उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, जो उनके अनुशासन को दर्शाता था। इन लोगों के आने से पहले रेस्तरां में काफ़ी हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी, लेकिन उनके आते ही पूरा रेस्तरां एकदम शांत हो गया, मानो कमरे में कोई अजीब सा एहसास छा गया हो। जियान चेन ने सबका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उनकी छाती पर बने प्रतीक चिन्हों को देखते ही वह उनकी पहचान का अनुमान लगा बैठा। नीले पवन साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह केवल नीले पवन साम्राज्य की सेना के सैनिकों को ही धारण करने का अधिकार था, और वह भी केवल सेना के कुलीन सैनिकों को, निचले रैंक के सैनिकों को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। अध्याय 266 लड़ने की इच्छा।
कुछ देर बाद जियान चेन ने खिड़की से बाहर देखा जहां कई लोहे के रथों पर विशाल लोहे के बक्से रखे हुए थे। सैनिक रथों की बहुत गंभीरता से रखवाली कर रहे थे और वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को तीखी निगाहों से घूर रहे थे, जिससे सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे। जियान चेन की निगाहें उत्सुकता से उस इस्पात के बक्से पर टिकी हुई थीं। उन्हें महसूस हुआ कि उस इस्पात के बक्से के भीतर अत्यधिक ऊर्जा समाहित है। यह ऊर्जा का एक जाना पहचाना स्रोत था जिसे जियान चेन ने पहले भी कई बार महसूस किया था। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर बड़ी मात्रा में दानवों के मूल तत्व संचित हों। क्या ये डिब्बा मॉन्स्टर कोर से भरा हो सकता है? जियान चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, उसे पसीना आ गया। अगर स्थिति वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था, तो वहां इतने सारे स्टील के डिब्बे होने के कारण वे सभी मॉन्स्टर कोर से भरे होने चाहिए। मॉन्स्टर कोर की संख्या बहुत ही भयावह होगी। धीरे से नजरें हटाते हुए जियान चेन ने इस मामले के बारे में और न सोचने की कोशिश की। कहीं ऐसा न हो कि स्टील के बक्सों की रखवाली कर रहे सैनिकों को उस पर शक हो जाए। इस बार गेसुन साम्राज्य का अंत निश्चित है। हालांकि उनकी शक्ति हमारे ब्लू विंड साम्राज्य से कहीं अधिक है, लेकिन जब 3 राज्य एक साथ उनके विरुद्ध लड़ रहे हों तो गेसुन साम्राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, 4 महान राज्यों में से 3 की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। अचानक उनमें से एक व्यक्ति की धीमी आवाज सुनाई दी। हाँ, अगर उन्हें किसी को दोष देना है तो उन्हें खुद को दोष देना चाहिए कि उनके पास इतनी समृद्ध और उपजाऊ भूमि है जिस पर अन्य सभी देश लंबे समय से लालच करते रहे हैं। अतीत में हम सभी चांगयांग वंश के मुखिया से डरते थे, इसलिए हमने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अब जब मुखिया लंबे समय से लापता हैं तो मुझे यकीन है कि अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। उनके चले जाने से गेसुन साम्राज्य के पास बाकी 4 महान राज्यों से खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरे सैनिक ने हंसते हुए कहा। तीसरे सबसे बड़े, बात इतनी आसान नहीं है। भले ही चांगयांग वंश के मुखिया की मृत्यु हो गई हो, लेकिन गेसुन साम्राज्य शक्ति में कमजोर नहीं है। उनके पास अभी भी 10 विशेषज्ञ हैं, जिनमें से प्रत्येक स्वर्ग संत गुरु है। केवल इसी आधार पर वे हमारे नीले पवन साम्राज्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। इसके अलावा कौन जानता है कि उनके पास गुप्त रूप से 10 से अधिक स्वर्ग संत गुरु हों। जी हाँ, 10 स्वर्ग संत मास्टर्स में से एक भी चांगयांग वंश का नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि चांगयांग वंश के मुखिया का एक सेवक भी स्वर्ग संत मास्टर स्तर का है, लेकिन यह एक ऐसा राज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर मेरे गुरु की बात सही है तो गेसुन साम्राज्य में कम से कम 11 स्वर्ग संत मास्टर्स हैं। ये हमारे ब्लू विंड साम्राज्य से 3 ज्यादा हैं। अगर मैं ब्लू विंड किंगडम और गेसुन किंगडम के बीच मुकाबला कराऊं तो ब्लू विंड किंगडम को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चारों महान राज्यों को मिलाकर कुल 30 हेवन सेंट मास्टर्स हैं। मैं देखना चाहता हूं कि गेसुन किंगडम उनका सामना कैसे करेगा। कुछ उच्च पदस्थ सैनिक आपस में बातचीत कर रहे थे। हालांकि रेस्तरां लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन केवल वही मेज बातचीत कर रही थी। इसलिए हालांकि वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे, बाकी सभी लोग उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए जियान चेन का चेहरा चिंता से भर उठा और वह मन ही मन सोचने लगा। चांगयांग परिवार उसका पहला परिवार था, इसलिए उसके दिल में उनकी एक खास जगह थी। जिन लोगों की वह सच में परवाह करता था उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता था वे थे उसके बड़े भाई चांगयांग हो और छोटी बहन चांगयांग मिंग्युए। और जिसकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता था वह थी उसकी मां बी युनटिन, जिसने जन्म से ही उसकी परवाह की थी। 4 शक्तियों के गेसुन साम्राज्य के विरुद्ध एकजुट होने की खबर सुनकर जियान चेन को चांगयांग कबीले में अपने परिवार की चिंता सताने लगी। वास्तव में उनके मन में गेसुन साम्राज्य लौटने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत ही इस विचार को त्याग दिया। वह आवेगशील व्यक्ति नहीं थे। वह अपनी शक्ति को भलीभांति जानते थे। अपनी नीली और बैंगनी तलवार आत्माओं के बल पर वह किसी पृथ्वी संत गुरु का सामना तो कर सकते थे, लेकिन किसी स्वर्ग संत गुरु के सामने तो उनके पास पलटवार करने का भी मौका नहीं होता। यद्यपि उन्होंने पहले कभी किसी स्वर्ग संत गुरु का सामना नहीं किया था, फिर भी उनकी शक्ति को देखते हुए परिणाम का अनुमान लगाना कठिन नहीं था। भोजन का एक और निवाला लेने के लिए झुकते समय जियान चेन की हरकतों में स्पष्ट अकड़न थी। अब उसकी भूख पहले जैसी नहीं रह गई थी। उसी क्षण सैनिकों के कमांडर प्रतीत होने वाले एक सैनिक ने कहा, क्या आपको लगता है कि मुखिया प्रकट होगा? हालांकि वह इतने वर्षों से गायब है, लेकिन संभवतः उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अंततः ये सब केवल अटकलें ही हैं। वह मुखिया तो काफी समय पहले ही शिखर पर पहुंच चुका है। 10 साल तक गायब रहने के बाद मुझे यकीन है कि वह कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा जिससे उसे सफलता मिल सके। दूसरे ने कहा, तो क्या वह ऐसा कर पाएगा? अगर वह ये सफलता हासिल कर लेता है तो हम चुप रहो, ये नामुमकिन है, अब से ऐसी बातें मत कहना। तभी एक दूसरे व्यक्ति ने उसे चुप रहने के लिए गरजते हुए कहा। जियान चेन एक तरफ बैठकर खाना खा रहा था और साथ ही सिर झुकाकर उन आदमियों की बातें सुन रहा था। उनकी बातचीत से जियान चेन को कुछ अहम जानकारियां मिल गई थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 4 प्रमुख राज्य मिलकर गेसुन राज्य के खिलाफ युद्ध करने वाले थे। इसमें 2-3 साल का समय लगेगा, क्योंकि चारों राज्य एक ही झटके में गेसुन राज्य को खत्म करना चाहते थे। इसलिए युद्ध सामग्री और तैयारियां पहले से ही कुशलतापूर्वक करनी होंगी। इसके अलावा सैनिकों के बीच खबर पहुंचाने के तरीके के कारण तैयारियों में और भी अधिक समय लगेगा। खाना खाने के बाद जियान चेन तुरंत आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गया। संयोग से वही उच्च पदस्थ सैनिक जो उसके साथ रेस्तरां में आया था, उसने भी उसी सराय में एक कमरा किराए पर लिया था। वे अपनी पूरी टुकड़ी के लिए किसी दूसरी सराय में नहीं गए थे, बल्कि हर सैनिक ने किसी आलीशान सराय के बजाय एक साधारण सी दिखने वाली सराय में रात बिताने के लिए कमरा किराए पर लिया था। उस रात जियान चेन ध्यान लगाने के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसकी खिड़की के ठीक नीचे जियान चेन को रथों पर रखे इस्पात के बक्सों की रखवाली करते हुए कई सैनिक दिखाई दे रहे थे। उनमें से प्रत्येक सतर्कता भरे भाव से उनकी रखवाली कर रहा था।
अब तक जियान चेन ये सुनिश्चित कर सकता था कि स्टील के बक्सों के अंदर मौजूद सभी सामग्री मॉन्स्टर कोर ही थी। ब्लू विंड किंगडम और गेसुन किंगडम के बीच युद्ध शुरू होने ही वाला था, इसलिए जादुई क्रिस्टल तोपों की भारी आवश्यकता होगी। इसलिए उसके नीचे मौजूद मॉन्स्टर कोर का विशाल भंडार संभवतः तोपों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति हेतु ही भेजा जा रहा था। भोर होते होते सैनिकों ने नाश्ता कर लिया था और फिर सराय से बड़ी मात्रा में राशन और पीने का पानी खरीदा। इसके तुरंत बाद सैनिक भव्य ढंग से कई रथों को लेकर लानफेंग शहर से बाहर निकल पड़े। उनके कुछ ही पीछे जियान चेन भी सराय से निकला और अपने द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर पर सवार होकर उनसे कुछ दूरी तक चला गया। वह किसी भी कीमत पर उन राक्षसी कोर को नीले पवन साम्राज्य की सीमा तक ले जाने और अपने गेसुन साम्राज्य के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं देगा। दुश्मन के पास कितने विशेषज्ञ हैं या ये कार्य कितना कठिन होगा, ये जाने बिना भी अपने चांग्यांग कबीले की रक्षा के लिए ये करना आवश्यक था। उसने जो बातचीत सुनी थी उससे ये स्पष्ट था कि युद्ध छिड़ने पर चांग्यांग कबीला निश्चित रूप से अग्रिम मोर्चे पर होगा। अध्याय 267 जहर से भरी एक योजना। राज्य के प्रतीक चिन्ह से लैस नीले पवन साम्राज्य के सैनिकों का एक विशाल दस्ता कई रथों को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था। उनकी चाल अनुशासित थी और उनके सभी अंग एक दूसरे के साथ पूर्णतया तालमेल में थे। प्रत्येक सैनिक में एक विशिष्ट प्रकार का युद्ध भाव झलक रहा था। ये वही भाव था जो अनगिनत युद्धों से गुजरे और मृत्यु के बार बार करीब आने से परिपक्व हुए सैनिकों में ही पाया जा सकता था। इससे स्पष्ट था कि ये सैनिक नीले पवन साम्राज्य के विशिष्ट सैनिक थे। 5 किलोमीटर पीछे जियान चेन अपने द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर पर सवार होकर एक व्यापारी काफिले के साथ चल रहा था। सैनिकों का पीछा करते हुए वह सोचने लगा कि उसे अपनी योजना को कैसे अमल में लाना चाहिए। इस दस्ते में लगभग 200 सैनिक थे। हालांकि यह संख्या ज्यादा नहीं थी, फिर भी ये ऐसे सैनिक थे जिनमें अनुशासन और कौशल का सार समाहित था, जिससे इनका मुकाबला करना कठिन हो जाता था। इनमें से कुछ सैनिक महान संत गुरु थे, जबकि बाकी सभी संत गुरु स्तर के थे। जिया कबीले के सैनिकों की भीड़ के मुकाबले इन सैनिकों की युद्ध क्षमता बराबर या उससे भी अधिक थी। जियान चेन को यह भी महसूस हुआ कि इन सैनिकों के कमांडर लगभग सभी पृथ्वी संत गुरु थे। आखिरकार युद्ध की तैयारियों के तहत वे जितने मॉन्स्टर कोर का परिवहन कर रहे थे वह कोई मामूली मात्रा नहीं थी। ब्लू विंड किंगडम के लिए स्वाभाविक रूप से यह तर्कसंगत था कि वे अपने अर्थ सेंट मास्टर सैनिकों को उनकी सुरक्षा के लिए भेजें। दोपहर तक तेज धूप आसमान में चमक रही थी और उसकी बेहद गर्म किरणें धरती की ओर आ रही थीं। तापमान बढ़ने से धरती झुलसने लगी। जियान चेन कुछ देर और व्यापारी काफिले के साथ चलता रहा, फिर अंत में सैनिकों के पीछे जाने के लिए उनसे अलग हो गया। व्यापारियों से अलग होने के बाद जियान चेन दूर से ही सैनिकों के दस्ते का पीछा करने लगा। हालांकि अब मैदानी इलाके में होने के कारण उसे दूरी 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 8 किलोमीटर करनी पड़ी। मैदान में घास न के बराबर थी, जिससे दृष्टि बाधित हो सके, इसलिए अगर वह पास खड़ा होता तो पकड़े जाने का खतरा था। पलक झपकते ही दिन रात में बदल गया। जियान चेन दूर से धीरे धीरे आगे बढ़ते सैनिकों का पीछा कर रहा था। आसपास कोई शहर नहीं था, इसलिए सैनिकों को रात बिताने और भोजन के लिए आग जलाने के लिए खाली जमीन ढूंढनी पड़ी। इस विश्राम के दौरान उनके रक्षक कड़ी निगरानी रखते थे। समय समय पर कुछ सैनिक किसी जादुई जानवर पर सवार होकर इलाके में गश्त लगाते थे। इस वजह से जियान चेन बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता था। पृथ्वी संत मास्टर से युक्त इस तरह की विशिष्ट सेना के सामने जियान चेन मूर्खता नहीं कर सकता था और लापरवाही से आगे नहीं बढ़ सकता था। अगली सुबह तक सैनिक अपना सामान समेटने लगे थे और जियान चेन उनके पीछे पीछे चल रहा था। सड़क के इस हिस्से पर ज्यादा काफिले नहीं होते थे, इसलिए सैनिकों को भाड़े के सैनिकों या व्यापारियों का कोई समूह कभी कभार ही दिखाई देता था। इन कम ही दिखने के कारण किसी भी सैनिक ने जियान चेन पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी जब व्यापारियों का कोई समूह उसी दिशा में आता तो जियान चेन अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उनके साथ घुल मिल जाता। दोपहर होते होते जियान चेन एक बार फिर व्यापारियों के समूह से अलग हो गया और अकेले ही उनके पीछे चलने लगा। भीषण धूप के कारण सैनिक जल्द ही पास के एक मैदान में रुक गए। घास पर छोटे छोटे समूहों में बैठकर हर कोई अपनी पानी की बोतलें निकालकर ठंडे पानी के कुछ घूंट पीने लगा। ये मौसम तो हद से ज्यादा गर्म है। मेरा सारा पानी लगभग खत्म हो चुका है। इस भीषण गर्मी में हमें जल्द से जल्द पानी के स्रोत तक पहुंचना होगा। एक आदमी 2-3 दिन बिना खाए रह सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता। एक उच्च पदस्थ सैनिक ने यह कहा। उसके बगल में खड़े एक अन्य सैनिक ने नक्शा निकाला और उसका बारीकी से निरीक्षण करने लगा। नक्शे के एक विशेष भाग की ओर इशारा करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं और वह बोला, यहाँ इस चिन्ह को देखो, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक नदी है। हम वहाँ जाकर पानी ला सकते हैं। कुछ उच्च पदस्थ सैनिक तुरंत एक साथ इकट्ठा हुए और बाकी सैनिकों को आदेश देने से पहले स्थिति का जायजा लिया। सब लोग अपनी अपनी टुकड़ी में से एक व्यक्ति को 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी लाने का काम सौंपो। जी हाँ कमांडर। तुरंत ही एक सैनिक ने सभी की पानी की बोतलें अपने स्पेस बेल्ट में इकट्ठा की और तुरंत अपने दूसरे दर्जे के जादुई जानवर पर सवार होकर पानी के स्रोत की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में सिपाही 2 मीटर चौड़ी एक छोटी सी धारा के पास पहुंच गया। पानी इतना साफ दिखाई दे रहा था कि धारा की तलहटी भी नजर आ रही थी। अपने वाहन से उतरते ही सैनिक ने तुरंत स्पेस बेल्ट से सभी पानी की बोतलें निकालना शुरू कर दिया और उनमें पानी भरना शुरू कर दिया। अचानक उसी क्षण ऊंची घास से एक चांदी जैसी प्रकाश की किरण अत्यंत गति से निकली। सैनिकों के संभलने से पहले ही वह किरण उनकी गर्दन को पूरी तरह से चीर गई। सैनिक का सिर धड़ से अलग हो जाने पर उसका खून हवा में फैल गया। उसका खून नदी में बह गया और पानी को रंगने लगा। सफेद वस्त्र पहने एक युवक झाड़ियों से निकला। वह जियान चेन था। मृत सैनिक के पास पहुंचकर जियान चेन ने कुछ देर सोचा और फिर सैनिक के शरीर को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदा। उसी समय खून के धब्बे वाली जगह को मिट्टी से ढक दिया गया ताकि उसकी गंध हवा में न फैले और किसी जादुई जानवर या इंसान तक न पहुंचे। ये सब हो जाने के बाद जियान चेन ने कवच से खून धोया और फिर अपने कपड़े उतारकर कवच पहन लिया।
कुछ जड़ी बूटियां लेकर उसने हाल ही में मरे हुए सैनिक का रूप धारण किया और अंत में बाकी पानी की बोतलों को पानी से भर दिया। सभी कैंटीन भर जाने के बाद जियान चेन ने तुरंत सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक के जहरीले दांतों में से एक को बाहर निकाला और उसे सभी कैंटीनों की पानी की आपूर्ति में डुबो दिया। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक एक अत्यंत विषैला जीव था। इसका विष अपनी श्रेणी में शीर्ष 3 में आता था और इसके दांत का विष इसका सबसे विषैला भाग था। इसके विष कोशों से निकलने वाले विष के विपरीत यदि दांत को कुछ क्षणों के लिए पानी में भिगो दिया जाए तो वह पानी अत्यंत घातक विष में परिवर्तित हो जाता था। पानी की आपूर्ति में दांत डुबोने के बाद जियान चेन ने बाकी सभी पानी की टंकियों के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराई। जब तक उसने ये प्रक्रिया पूरी की तब तक सभी टंकियां विष से दूषित पानी से भर चुकी थीं, जिससे वे सभी अत्यंत विषैली हो गई थीं। सभी कैंटीनों में पर्याप्त मात्रा में विष भर जाने के बाद जियान चेन ने शेष विष उच्च पदस्थ सैनिकों की कैंटीनों में डाल दिया। अपने स्पेस बेल्ट में दांत को वापस रखते हुए उसने ये देखने के लिए स्वयं का निरीक्षण करना शुरू किया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने कुछ भी अनदेखा नहीं किया है, वह मृत सैनिक के वाहन पर सवार होकर वापस खांचे की ओर चल पड़ा। अध्याय 268 एक बड़ी सफलता। सैनिकों के विश्राम स्थल पर सावधानीपूर्वक लौटते हुए जियान चेन ने बड़ी सावधानी से जहर से भरी पानी की बोतलें वापस सौंपना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी रची जा रही योजना का खुलासा न कर सके। जियान चेन चुपचाप अपने चारों ओर देख रहा था, मानो वह अपने परिवेश का अवलोकन कर रहा हो ताकि कुछ भी गड़बड़ होने पर वह तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। हालांकि उसके कवच के कारण वह अन्य सैनिकों जैसा ही दिखता था, लेकिन उसकी आवाज़ को जियान चेन बदल नहीं सकता था। आसपास मौजूद किसी भी सैनिक को जियान चेन के साथ कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं हुई। एक एक करके उन्होंने पानी की बोतलें उठाईं और जी भरकर पीने लगे। सी कियाफू, हमारे लिए पानी की बोतलें लाओ। एक उच्च पदस्थ सैनिक ने जियान चेन को इशारा किया। जियान चेन ने उस सिपाही को तिरछी नज़र से देखा जिसने उसे पुकारा था। वह तुरंत समझ गया कि सिपाही ने जिस नाम का जिक्र किया है वह उसी सिपाही का है जिसे जियान चेन ने मार डाला था। बिना किसी झिझक के उसने कुछ सुंदर दिखने वाली पानी की बोतलें निकाली और उनकी ओर चल पड़ा। उसका मन किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार था। हालांकि इन सैनिकों को जियान चेन में भी कुछ गड़बड़ महसूस नहीं हुई। जियान चेन से पानी की बोतलें लेकर वे पानी पीने लगे। चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का जहर स्वादहीन और रंगहीन था, इसलिए सैनिकों को कुछ भी गड़बड़ महसूस होने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं लगा कि नीली हवा के राज्य का कोई व्यक्ति उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेगा। सभी को अपनी कैंटीन से घूंट लेते हुए देखकर जियान चेन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। फिलहाल उसकी योजना लगभग पूरी तरह सफल रही थी। अब बस ये देखना बाकी था कि सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक का जहर कितना तीव्र होगा। हालांकि सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक के दांत में मौजूद विष सबसे खतरनाक हिस्सा होता है, लेकिन जियान चेन द्वारा मारा गया सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नैक अभी काफी कमजोर था, इसलिए उसमें मौजूद विष अपनी चरम सीमा पर नहीं था। जियान चेन के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। वह सोच रहा था कि क्या ये विष पृथ्वी संत मास्टर्स पर असर करेगा या नहीं, उसे इसका अंदाजा नहीं था। सी कियाफू, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? चारों सैनिकों में से एक को अचानक एहसास हुआ कि सी कियाफू के साथ कुछ असामान्य है। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोजाना सैनिक उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन करते थे। चूंकि जियान चेन ने पानी लाने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला था, इसलिए इन उच्च पदस्थ सैनिकों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जियान चेन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत लाइट विंड स्वॉर्ड को अपने हाथ में लिया और सैनिक की ओर वार किया। जियान चेन का निर्णय दृढ़ था और वह अपने मार्ग से नहीं भटका। वह जानता था कि अब दिखावा करना व्यर्थ है क्योंकि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। जिस क्षण उसने कुछ कहा सब कुछ उजागर हो जाएगा, इसलिए अप्रस्तुत पकड़े जाने की बजाय पहल करना ही बेहतर था। पच, लाइट विंड स्वॉर्ड सैनिक के गले में गहराई तक घुस गई। तलवार की नोक उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से होकर गुजरी और तलवार से खून टपकने लगा। अत्यंत बलवान सैनिक होने के बावजूद वह जियान चेन के हमले के लिए तैयार नहीं था। तलवार के अत्यंत तीव्र प्रहार के साथ ये सब पलक झपकते ही हो गया। वास्तव में यह इतनी तेजी से हुआ कि उस समय किसी के लिए भी प्रतिक्रिया देना असंभव था। इस प्रकार पृथ्वी संत गुरु को मारने के लिए यह अचानक हमला लगभग सहजता से अंजाम दिया गया। इस अचानक हुए घटनाक्रम से अन्य कमांडर स्तब्ध रह गए। सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव और अनेक परिस्थितियों से अवगत होने के बाद वे तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुए और उग्रता से जियान चेन की ओर बढ़े। तुरंत पीछे की ओर छलांग लगाते हुए जियान चेन ने अपनी गति का फायदा उठाते हुए और दूर भागने की कोशिश की। भीषण गर्मी के कारण हर सैनिक ने विषयुक्त पानी पी लिया था। इसका असर होने में बस कुछ ही समय बाकी था, इसलिए उसे बस इंतजार करना होगा। सी कियाफू, तुम गद्दार, विद्रोह करने की हिम्मत कैसे हुई? सी कियाफू, हमारी दया दिखाने के बावजूद तुमने हमारे कमांडर तियानलिन को मार डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे स्टॉर्म ट्रूप्स के भीतर एक जासूस रखोगे। मैं कितना अंधा था कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सभी कमांडर गुस्से से चिल्ला उठे और उनके चेहरे क्रोध से लाल हो गए। उनकी आंखें भी क्रोध से लाल हो गईं, क्योंकि पहले आराम कर रहे सैनिकों ने अपने विशिष्ट पद के अनुरूप बिना किसी आदेश के ही उड़ान भरी और जियान चेन का रास्ता रोक दिया। जियान चेन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई, क्योंकि अचानक उसकी मध्य महान संत मास्टर शक्ति प्रकट हो गई। पलक झपकते ही उसकी प्रकाश पवन तलवार उसके रास्ते में खड़े हर सैनिक पर टूट पड़ी, जिससे सड़क उनके खून से लाल हो गई। सैनिकों का ये कुलीन समूह उसका रास्ता रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। जियान चेन सैनिकों द्वारा बनाए गए घेरे से तुरंत भाग निकला। कुछ कदम पीछे हटे ही शेष 4 कमांडर और सैनिकों का समूह उसका पीछा करने के लिए दौड़ा। कुछ तो पहले ही अपने जादुई जानवरों पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे थे। जियान चेन का पीछा शुरू करने के कुछ ही कदम बाद अचानक कई सैनिक दर्द से कराहते हुए झुक गए। उनके होठों से खून बहने लगा और उनके चेहरे और भी पीले पड़ने लगे। देखते ही देखते और भी सैनिक दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरने लगे।
उनके मुंह से लगातार खून बह रहा था और घोड़ों पर सवार सैनिक अचानक नीचे गिर पड़े। कुछ ही देर में 200 सैनिक खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनके चेहरे दर्द से कराह रहे थे, जबकि कुछ सैनिक तो पहले ही जमीन पर गिरकर मर चुके थे। कमांडर, हमें जहर दिया गया है, एक सैनिक ने कर्कश आवाज में चिल्लाकर कहा। यह सुनकर जियान चेन का पीछा कर रहे चारों कमांडर अचानक रुक गए। स्वाभाविक रूप से अपने आदमियों को इतनी दयनीय हालत में देखकर वे सदमे में आ गए। क्या हो रहा है? आप सभी को जहर कैसे दिया जा सकता है? कमीने, हमें जहर कैसे दिया जा सकता था? आखिर यह सब कैसे किया गया? ये तो केवल सी कियाफू ही कर सकता था, वह बागी सी कियाफू ही कर सकता था। सी कियाफू, तुम कितने बेशर्म हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारी खाल जिंदा ही उतार दूंगा। सभी सेनापति गुस्से से चिल्ला उठे और उनके चेहरे पीले पड़ गए। सी कियाफू एक ऐसा सिपाही था जिसे उन्होंने वर्षों तक बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया था और उसकी देखभाल की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अब इस तरह से अंधाधुंध विश्वासघात करेगा। अगर यह बात फैल गई कि ब्लू विंड किंगडम की सबसे कुलीन टुकड़ी स्टॉर्म ट्रूप्स का एक सिपाही दल बदल गया है, तो वे पूरे राज्य में हंसी का पात्र बन जाएंगे। अचानक कमांडरों में से एक का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराकर चिल्लाया, अरे बाप रे, मुझे भी जहर दे दिया गया है। धिक्कार है, मुझे भी जहर लग गया है। यह पानी की वजह से ही होगा। ये कौन सा जहर है जो इतना शक्तिशाली है? वो कमीना सी कियाफू, हमें जहर देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। चारों कमांडरों के चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से जहर को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। उस समय जियान चेन, जो उनसे बेहद तेज गति से भाग रहा था, अचानक मुड़ा और अपने खून से सने लाइट विंड स्वॉर्ड को हाथ में लिए धीरे धीरे कमांडरों की ओर वापस चलने लगा। चारों कमांडरों ने अपनी आंखें खोली और ठंडी निगाहों से जियान चेन को देखा। जब उनकी नजर लाइट विंड स्वॉर्ड पर पड़ी तो उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक उठी और फिर उनमें से एक दहाड़ा, तुम सी कियाफू नहीं हो, तुम कौन हो? अध्याय 269, जहर दिया गया। तो तुम असल में सी कियाफू नहीं थे। ऐसा लगता है कि सी कियाफू की हत्या तुमने की थी और फिर तुमने हमारे पानी में जहर मिलाने के लिए उसका रूप धारण किया। तुम कौन हो और तुमने हमारे पानी में जहर क्यों मिलाया? क्या हमने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण तुम्हें हमसे इतनी नफरत हो? कमांडरों ने तुरंत अपने भीतर के जहर को शुद्ध करने के लिए समय निकालने की कोशिश की। जियान चेन ने राहत की एक लंबी सांस लेते हुए हल्के से हंसा। इस तरह उसकी योजना पूरी हो गई। 20 मीटर दूर बैठे चारों सैनिकों के पास जाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, साथी सैनिकों, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये देखकर कि जियान चेन ने अभी तक उनसे लड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, चारों कमांडरों ने अस्थायी रूप से राहत की सांस ली। चूंकि वे सभी विष से प्रभावित थे, इसलिए विष को शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें लड़ाई से बचना होगा। यदि वे लड़ते तो विष को दबाना कठिन हो जाता और वह पूरे शरीर में तेजी से फैल जाता, जिससे मृत्यु हो जाती। तुम कौन हो और तुमने हमें जहर क्यों दिया? क्या तुम ब्लू विंड किंगडम के दुश्मन हो? कमांडरों में से एक गुर्राया। जियान चेन ने लापरवाही से हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, आपके ब्लू विंड किंगडम का दुश्मन होना तो बाद की बात है। आप जो भारी मात्रा में मॉन्स्टर कोर सप्लाई कर रहे हैं वो गेसुन किंगडम पर युद्ध के लिए है, सही कहा ना? तो तुम गेसुन साम्राज्य के जासूस हो जिसने हमारे राज्य में घुसपैठ की है। एक कमांडर ने जियान चेन को घूरते हुए ऐसी निगाहों से देखा जैसे कोई खून का प्यासा भेड़िया उसे काटने के लिए तैयार हो। हाँ, ये सिपाही तो बड़ा होशियार है। सिर्फ इस जानकारी से ही उसने पता लगा लिया कि मैं गेसुन साम्राज्य से हूँ। लेकिन तुम्हारी बातों में एक बड़ी खामी है। मैं गेसुन साम्राज्य का मूल निवासी तो हूँ, पर जानबूझकर तुम्हारे ब्लू विंड साम्राज्य में जासूस बनकर नहीं आया था। आज की ये घटना महज एक इत्तेफाक थी। जियान चेन खुशी से हंस पड़ा। अब जब सारे ताकतवर कमांडर जहर खा चुके थे तो उस पर से दबाव कम हो गया था। क्या बढ़िया संयोग है। महाराज, अपना मुखौटा उतारकर हमें अपनी असली पहचान क्यों नहीं दिखाते? या आप डरपोक हैं जो हमें अपनी पहचान दिखाने से इनकार कर रहे हैं? एक कमांडर ने व्यंग्य किया। मैं इस स्थिति से काफी खुश हूँ। आप लोग तो मरने वाले हैं, फिर भी इतनी सारी मांगें क्यों कर रहे हैं? मेरा चेहरा देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जियान चेन हंस पड़ा। तो गेसुन साम्राज्य के लोग जाहिरा तौर पर डरपोक हैं जो अपनी पहचान बताने की हिम्मत नहीं करते। मैंने आज सब कुछ देख लिया, एक कमांडर ने गुस्से में कहा। पच! अचानक एक कमांडर ने मुंह भरकर खून खांसा, जिससे उसका पहले से सफेद चेहरा खून से सन गया। उसका चेहरा अब कागज की तरह पीला पड़ गया था और वह सदमे में चिल्लाया, ये किस तरह का जहर है जो इतना शक्तिशाली है? उसके बाद शेष तीनों कमांडरों ने हल्की सी कराह भरी, उनके चेहरे भी काले पड़ने लगे और उनके होठों से धीरे धीरे खून बहने लगा। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि समय बीतने के साथ साथ जहर का असर बढ़ता जा रहा हो? चाहे आप अपनी संत शक्ति को कितना भी हिलाने की कोशिश करें, जहर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। चारों कमांडरों की दयनीय हालत देखकर जियान चेन की आंखों में चमक आ गई और वह साहपूर्वक उनके 10 मीटर करीब चला गया। तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली जहर रखने की हिम्मत कैसे हुई? एक कमांडर दहाड़ा। मुझे लगता है कि आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। क्या आपने पहले कभी सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के बारे में सुना है? जियान चेन ने पूछा। क्या? चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप? क्या हम उस सांप के जहर से संक्रमित हो गए हैं? असंभव। तियान युआन महाद्वीप में चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप पहले से ही बेहद दुर्लभ और अनमोल हैं। आप इसका जहर कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जैसे ही कमांडरों ने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का नाम सुना, वे अपना संयम खो बैठे। हर एक के चेहरे पर भय का भाव था और अंत में वे हताशा में डूब गए। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का जहर इस महाद्वीप के सबसे जहरीले पदार्थों में से एक था। इसका जहर इतना तीव्र था कि संत शक्ति भी इसे दबा नहीं सकती थी। औषधियाँ या जड़ी बूटियां भी इस पर बेअसर थीं। केवल एक तेजस्वी संत गुरु के नियंत्रण में ही सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के जहर को नियंत्रित किया जा सकता था और संभवतः इसका इलाज भी किया जा सकता था।
जैसे ही इन कमांडरों की उम्मीदें खत्म हुई, जियान चेन ने अपनी हल्की हवा की तलवार से वार करने के लिए आगे बढ़कर हमला किया। पलक झपकते ही तलवार एक कमांडर के गले में जा लगी और उसकी मौत हो गई। बिना झिझके जियान चेन ने अपनी तलवार निकाली और दूसरे कमांडर की ओर दौड़ पड़ा। सभी लोग सावधान रहें। जियान चेन द्वारा चाकू मारे गए कमांडर के जमीन पर गिरते ही शेष 3 कमांडर तुरंत होश में आ गए। उनमें से एक कमांडर ने तुरंत जियान चेन पर अपनी तलवार से वार किया, जबकि अन्य 2 ने भी अपने पवित्र हथियार निकालकर उसका अनुसरण किया। जियान चेन ने ठंडी मुस्कान दी, अब उसे तीनों पृथ्वी संत गुरुओं से डर नहीं था। उसकी प्रकाश पवन तलवार 3 बार चमकी और एक साथ ही दूसरे की तलवार पर प्रहार किया। जियान चेन की तलवार तीनों कमांडरों से टकराए और धातु की 3 तेज आवाजें सुनाई दी। तुरंत ही पृथ्वी संत मास्टर्स के तीनों पवित्र हथियारों में उंगली के आकार का एक निशान पड़ गया। तीनों पृथ्वी संत गुरुओं ने दर्द से कराहते हुए अपने चेहरे सिकोड़ लिए और खून थूक दिया। उनके संत हथियार क्षतिग्रस्त हो गए थे और उन्हें भी इसका असर महसूस हुआ। ये कैसे संभव है? हम समझ सकते हैं कि आपकी शक्ति किसी पृथ्वी संत गुरु के स्तर की नहीं है, तो आप हमारे संत हथियारों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? एक कमांडर भयभीत होकर चिल्लाया। उसके बगल में खड़े दोनों कमांडर इस स्थिति को देखकर स्तब्ध रह गए। कितना अजीब है, उसके पवित्र हथियार से सावधान रहना, उसमें किसी प्रकार की अलग शक्ति समाहित है। कमांडरों में से एक ने तलवार के भीतर नीले और बैंगनी प्रकाश की हल्की चमक का पता लगाया। अब सावधान रहो, कहीं उसका पवित्र हथियार तुम्हारे हथियार पर न लग जाए, वरना तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। कमांडर जिया कबीले के मुखिया से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि अभी क्या हुआ है और तेजी से एक बार फिर जियान चेन पर हमला कर दिया। जियान चेन के हमले पहले से कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे। प्रत्येक प्रहार या तो तीनों कमांडरों के हाथों में मौजूद पवित्र हथियारों पर या उनके गले पर लक्षित था। निस्संदेह तीनों कमांडर नीले और बैंगनी रंग की तलवार ऊर्जा से भयभीत थे, इसलिए उनकी गतिविधियां काफी सीमित थीं, जिससे उनकी पूरी क्षमता का उपयोग सीमित हो गया था। दोनों पक्ष कुछ क्षणों तक बिजली की तेजी से एक दूसरे से लड़ते रहे, तभी अचानक एक कमांडर की गर्दन से खून का एक बड़ा फव्वारा फूट पड़ा। जियान चेन की तलवार ने कमांडर की गर्दन को चीरते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे सभी लोग पूरी तरह भयभीत हो गए। डुओ जी, बचे हुए दोनों कमांडरों की आंखें दर्द से चीखते हुए लगभग बाहर निकल आईं। जियान चेन ने उन्हें चैन से बैठने का मौका नहीं दिया और तुरंत उन पर झपटा और उनमें से एक कमांडर पर वार कर दिया। अध्याय 270 उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोपें। हम पर चांदी की धारियों वाले सुनहरे सांप का जहर लग गया है, अब तो हम उसकी वजह से भाग भी नहीं सकते। एक कमांडर दहाड़ा। जहर को दबाने की कोशिश छोड़ते हुए पृथ्वी संत गुरु की संत शक्ति एक भयंकर लाल रंग के साथ बाहर की ओर फैल गई। आग जैसी ऊर्जा से जमीन झुलस गई और आसपास की कुछ घास पल भर में जलकर राख हो गई। दूसरे कमांडर को पता था कि अब भागना असंभव है, इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ उसके शरीर से भी नीले रंग की रोशनी फूट पड़ी। उसके चारों ओर की हवा जीवंत हो उठी और उसके चारों ओर घूमने लगी। तो अब मैं तुम्हें अपनी अग्नि तलवार की शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। अग्नि तत्व से युक्त संत बल कमांडर दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद तलवार पल भर में लाल हो गई और इतनी गर्म हो गई जैसे कोई गर्म लोहा हो। जैसे ही उसने जियान चेन पर वार किया, उसके साथ एक भयंकर ज्वाला निकली, जिसकी शक्ति पत्थर के समान भारी थी। दूसरे कमांडर की तलवार पलक झपकते ही जियान चेन की छाती की ओर बढ़ी, मानो उसे भेदने की कोशिश कर रही हो। तलवार की गति इतनी तेज थी कि जियान चेन के पास उससे बचने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। इन 2 अपरिहार्य तलवारों के विरुद्ध जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड ने तुरंत नीले और बैंगनी रंग की स्वॉर्ड ची को अपने चारों ओर लपेटते हुए दोनों तलवारों को आगे की ओर धकेल दिया। डिंग। लाइट विंड स्वॉर्ड अग्नि तत्व वाले कमांडर की तलवार से टकराए, लेकिन अग्निसंग शक्ति के कारण स्टील और पत्थर जैसी कठोरता के बावजूद कमांडर की तलवार में एक और गहरा घाव हो गया। कमांडर की विस्फोटक शक्ति से जियान चेन के मुंह से थोड़ा खून निकल आया। हालांकि यह व्यक्ति एक अर्थ सेंट मास्टर था और उसके पास कोई युद्ध कौशल नहीं था, फिर भी वह घायल होने से नहीं बच सका। अग्नि जैसी शक्ति से घिरे सुरक्षा कवच के समान पृथ्वी संत गुरु एक बार फिर सदमे से चिल्ला उठे। उनकी संत शक्ति उनसे जुड़ी होने के कारण उनके शरीर को एक बार फिर गंभीर चोट लग गई थी। उसी समय पवन शक्ति के कमांडर की तलवार जियान चेन की छाती में घुसने के बाद उसकी पीठ से बाहर निकल गई। जियान चेन ने गुस्से में चीख मारी और अपने सीने में उठ रहे दर्द को अनसुना कर दिया। लाइट विंड स्वॉर्ड ने अग्नि तत्व वाले कमांडर की तलवार को एक तरफ धकेल दिया और पलक झपकते ही कमांडर के दिल को भेद डाला। लाइट विंड स्वॉर्ड में मौजूद तीव्र तलवार ऊर्जा ने कमांडर के दिल को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ ही देर बाद जियान चेन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और नीले और बैंगनी प्रकाश की एक धुंध के साथ प्रकाश की पवन तलवार तुरंत अंतिम बचे कमांडर की ओर उड़ गई। ठंडी सी घुरघुराहट के साथ कमांडर ने जियान चेन की छाती में घुसी तलवार को घुमाया, जिससे घाव और गहरा हो गया। उसी समय शुद्ध संत शक्ति का एक प्रवाह जियान चेन के शरीर में प्रवेश कर तबाही मचाने लगा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और पीछे की ओर छलांग लगा दी। दर्द से कराहते हुए जियान चेन ने खून थूक दिया। उसके शरीर में डाली गई यह शुद्ध संत शक्ति अत्यंत परिष्कृत थी। अपनी ही संत शक्ति से लड़ते हुए इसने उसकी जीवन शक्ति का एक हिस्सा नष्ट कर दिया था, क्योंकि वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इस क्षण जियान चेन के भीतर निवास करने वाली नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माएं कांप उठीं। जियान चेन के शरीर में प्रवेश कर चुकी शुद्ध संत शक्ति ने अचानक दोनों तलवार आत्माओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। तलवार आत्माएं तुरंत आगे बढ़ीं और पल भर में ही शुद्ध संत शक्ति को उन्होंने बिना किसी निशान के अपने भीतर समा लिया। अपने शरीर से टल चुके खतरे के बाद जियान चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और कमांडर की ओर उड़ पड़ा। उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड आगे बढ़ते ही चांदी जैसी चमक से जगमगा उठी। बचे हुए कमांडर के शरीर में जहर की मात्रा पहले ही अत्यधिक घातक स्तर तक पहुंच चुकी थी।
उसका चेहरा असामान्य रूप से काला पड़ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि जियान चेन अभी भी उसकी ओर बढ़ रहा है और उसके बराबर शक्ति वाले अन्य कमांडर मारे जा चुके हैं, तो अब उसकी एकमात्र इच्छा वहां से भाग निकलने की थी। अगर यह सिलसिला और देर तक चलता रहा तो चाहे मैं उसे मारूं या वो मुझे मार डाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं उसे मार भी दूं तो मेरे शरीर में मौजूद जहर मुझे बहुत जल्दी मार देगा और सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। गेसुन साम्राज्य का एक जासूस हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है और हमारे द्वारा ले जाए जा रहे राक्षस कोर के पीछे पड़ा है। ऐसे में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर मैं मर भी जाऊं तो इस तरह गुमनाम तरीके से नहीं मर सकता। महाराज को इस मामले की जानकारी होनी चाहिए। कमांडर ने मन ही मन सोचा। अपनी वायु शक्ति से परिपूर्ण संत बल में लिपटा हुआ वह इतनी तेज गति से उड़ गया कि उसका कोई निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह जियान चेन उसका पीछा नहीं कर पाएगा। यदि वायु तत्व वाला कोई पृथ्वी संत गुरु भागने का निश्चय कर लेता है तो उसकी गति निश्चित रूप से जियान चेन की गति से कहीं अधिक होगी। अब तक मॉन्स्टर कोर को ट्रांसपोर्ट करने का काम सौंपे गए 5 अर्थ सेंट मास्टर्स में से 4 मारे जा चुके थे और एकमात्र बचे हुए को घातक चोट लगी थी। आंतरिक चोटों के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ जियान चेन अन्य कमांडरों के शवों के पास गया और उनके स्पेस बेल्ट और स्पेस रिंग्स को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर अपने घायल शरीर को घसीटते हुए रथों के पास ले जाकर जियान चेन ने बिना कोई निशान छोड़े उन सभी को तुरंत इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वहां से तुरंत निकल गया। पहले बक्से के पास पहुंचकर जियान चेन ने उसका ताला तोड़ दिया और ढक्कन खोलकर अंदर की सामग्री देखी। बक्सा पूरी तरह से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर से भरा हुआ था। तो इसके अंदर इतने सारे मॉन्स्टर कोर छिपे हुए थे, मैं लगभग 1000 गिन सकता हूँ। सामने का नज़ारा देखकर जियान चेन का दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि ये सभी मॉन्स्टर कोर निम्न श्रेणी के थे, फिर भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। और ये तो सिर्फ एक डिब्बा था। कुल 15 रथ थे, जिनमें से प्रत्येक में 2 से 4 डिब्बे थे। अगर हर एक डिब्बे में मॉन्स्टर कोर हो तो उनकी कुल संख्या इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी उन्हें गिन नहीं पाएगा। अचानक उसके दांतियान के भीतर मौजूद नीले और बैंगनी रंग के तलवार आत्माएं अचानक कांप उठीं और जियान चेन के दिमाग में एक संदेश आया। नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माएं इन राक्षसी शरीरों के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करना चाहती हैं। जियान चेन को पल भर में समझ आ गया कि तलवार आत्माओं की क्या इच्छा थी और बिना किसी झिझक के उसने तुरंत राक्षसी शरीरों की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि इन निम्न श्रेणी के राक्षस कोर को अच्छी खासी रकम में बेचा जा सकता था, लेकिन तलवार आत्माओं के उपचार में सहायता करने की उनकी इच्छा तब तक प्रबल थी जब तक कि यह उनकी अपनी ऊर्जा का उपयोग न करे। पृथ्वी संत मास्टर्स के विरुद्ध लड़ने के उनके वर्तमान लक्ष्य के कारण यही उनका एकमात्र अवसर था। जैसे ही जियान चेन का हाथ दानव कोर के बक्से पर पहुंचा, उसके दांतियान में मौजूद तलवारों से एक अत्यंत शक्तिशाली आकर्षण बल महसूस हुआ। बक्से के भीतर मौजूद 1000 दानव कोर हल्की चमक बिखेरने लगे। जैसे ही ऊर्जा संघनित होने लगी, ऊर्जा का एक सार अचानक दानव कोर से जियान चेन की बाह और फिर उसके दांतियान में प्रवाहित होता हुआ दिखाई दिया। जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी बाह में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया, जिससे दर्द के कारण उसकी बाह थोड़ी सुन्न हो गई। तलवार आत्माओं द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने की गति अत्यंत तीव्र थी, इसलिए क्षण भर में ही सभी दानव कोर की ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई। जियान चेन ने तुरंत तलवार आत्माओं की स्थिति का जायजा लिया, लेकिन वह निराश हुआ। बॉक्स के भीतर सभी दानव कोर को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद भी तलवार आत्माओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लगता है तलवार आत्माओं को ठीक करने के लिए जितने राक्षस कोर की जरूरत है वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा। तलवार आत्माओं की भूख बहुत ज्यादा थी और उसे अंदाजा नहीं था कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए कितनी मात्रा काफी होगी। उसके बाद जियान चेन ने एक एक करके बक्से खोले। प्रत्येक बक्से में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर थे, लेकिन मॉन्स्टर कोर के भीतर की ऊर्जा को स्वॉर्ड स्पिरिट्स ने लालचपूर्वक अवशोषित कर लिया था। 17वें और 18वें बक्से के बाद जियान चेन ने ढक्कन खोला तो पाया कि उसके अंदर कई हजार क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे। इस बक्से से जियान चेन ने अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए केवल कुछ 100 कोर ही निकाले, जबकि बाकी तुरंत ही तलवार आत्माओं द्वारा अवशोषित कर लिए गए। इसके बाद जियान चेन 5 और संदूकों के पास गया, जिनमें से सभी में तीसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर थे। इससे जियान चेन बेहद खुश हुआ, लेकिन उसने इन्हें खुद लेने के बजाय स्वॉर्ड स्पिरिट्स को उन सभी को अवशोषित करने के लिए कहा ताकि स्वॉर्ड स्पिरिट्स और अधिक शक्तिशाली हो सकें। सभी दानव कोर को अवशोषित करने के बाद जियान चेन के दांतियान के भीतर स्थित तलवार आत्माओं में अंततः परिवर्तन आने लगा। पहले की कमजोर रोशनी अचानक एक टिमटिमाती लालटेन की तरह तेज हो गई। इस बदलाव को देखकर जियान चेन बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत नीले और बैंगनी रंग की तलवार ऊर्जा का प्रयोग किया और महसूस किया कि इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ गई है। जियान चेन लगभग 4 मीटर लंबे एक और भी बड़े स्टील के बक्से के पास गया। उसे खोलकर उसने देखा कि उसमें आधा मीटर चौड़ी एक गहरे काले रंग की लोहे की छड़ थी। लोहे की छड़ के चारों ओर रुई लगी हुई थी ताकि अंदर और बाहर से वह मुलायम रहे। लोहे की उस जानी पहचानी छड़ को देखकर जियान चेन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पास के स्टील के बक्से खोले और पाया कि उनमें भी सूती पैकेजिंग में लिपटी हुई कई रहस्यमयी आकार की वस्तुएं थीं। इन वस्तुओं को देखकर जियान चेन के मन में एक दृश्य कौंध गया, जिससे वह तुरंत चौंक गया। ये तो एक जादुई क्रिस्टल तोप है। वेक सिटी में रहते हुए जियान चेन ने जादुई क्रिस्टल तोप देखी थी, इसलिए वह उनके रूप से अपरिचित नहीं था। इसलिए जब उसने इन बक्सों में लिपटे हुए पुर्जे देखे तो जियान चेन समझ गया कि ये जादुई क्रिस्टल तोप के निर्माण के लिए हैं। वेक सिटी में प्राथमिक स्तर की जादुई क्रिस्टल तोपें केवल 2 मीटर लंबी थीं और मध्य स्तर की जादुई क्रिस्टल तोपें 3 मीटर लंबी थीं। ये तो 4 मीटर लंबी हैं, ये तो उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोप होनी चाहिए। तोपों को देखकर जियान चेन ने खुशी से अनुमान लगाया कि ये पहले वाली तोपों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोपें जियान चेन ने पहले कभी नहीं देखी थीं।
लेकिन उसने जो सुना था उसके अनुसार उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोपों के लिए 5वें स्तर के मॉन्स्टर कोर की आवश्यकता होती है और ये 20 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। ये तोपें पृथ्वी संत के स्वामी को भी मार सकती हैं और ये सामूहिक विनाश के हथियार हैं। यदि किसी प्राथमिक संत के पास उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोप हो तो वह पृथ्वी संत के स्वामी को मार सकता है। यदि ऐसी तोपें अनेक हों तो पृथ्वी संत स्वामियों के समूह को भी मारना संभव हो सकता है। सामने रखी वस्तुओं को देखकर जियान चेन की आंखें प्रचंड हो उठीं। इससे ये स्पष्ट था कि उसके पास अतुलनीय शक्ति वाले हथियार थे। यदि कोई शक्तिशाली गुट उसे चुनौती देने का प्रयास करे तो वह 20 किलोमीटर दूर से भी इन तोपों का उपयोग करके उनके मुख्यालय को नष्ट कर सकता था। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।